नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलो आ जाइए, आज पवन भगाते हैं, तूफान लाते हैं। अच्छा, इस शायरा बानो गुस्से में आ गई है। ठीक, चलो शायरा बानो मैं आ गया। शायरा बानो लिख रहे हैं जल्दी आ जाइए, गुस्सा है। तो चलो भाई लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी से बात शुरू करते हैं। आज के क्लास में पवन भी बहेगी, तूफान भी आएगा, चक्रवात भी चलेंगे। ठीक, और इन सबको समझते पढ़ते हम आगे निकलेंगे। तो जल्दी जल्दी से, कैसे हो आप सब? बढ़िया मस्त, बताओ जल्दी। ठीक ठाक हो सारे लोग? तो जल्दी जल्दी से बताओ। ठीक, रूबीना हाउ आर यू? शिवांगी, दूसरी शिवांगी कौन है? नीरज पटेल, रीमा कुमार। अच्छा, जो बाइडन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अमेरिका में क्या हालचाल है जो बाइडन? ठीक, तो चलो दोस्तों बात को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इस चर्चा की शुरुआत में, ठीक, आज चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे हो क्यों नहीं रहा है। आज शुरुआत में हम पढ़ेंगे पवन, विंड, फिर हम पढ़ेंगे तूफान, स्ट्रोम, और फिर हम पढ़ेंगे चक्रवात, साइक्लोन। और इनको मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि चक्रवातों के लिए भारत सरकार ने कुछ काम किया है, सैटेलाइट इत्यादि भी छोड़ा है। एक भारत ने छोड़ा है इनसेट 3D, फिर से इनसेट 3DR छोड़ा है। फ्रांस और भारत ने मिलकर के एक सैटेलाइट छोड़ा है, मेगा ट्रॉपिक्स, इस चक्रवातों के लिए। ठीक, तो अपडेट भी करेंगे। तो आ जाओ दोस्तों। ठीक, सारे लोग आ गए, बात को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी क्लास 6 की उसी श्रृंखला में चैप्टर संख्या 8, पवन, तूफान और चक्रवात। एक एक को समझते हैं। देखो, ये एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, और ये कॉन्सेप्ट पूरा आपसे लेकर के 12वीं तक चलेगा। ठीक, ये वायु, मान लो ये वायु है, ये एयर है, ये एयर है। ठीक, थोड़ा और नीचे बनाते हैं, बहुत ऊपर वाली वायु हो गई। मान लो ये क्या है, ये एयर है। ठीक, एयर है। समझ में आ गई बात? किसी भी कारण से अभी यह गति में है या स्थिर है, किसी भी कारण से यह गति में आ जाए, बहना शुरू कर दे, अर्थात क्या हो जाए, गतिमान हो जाए। यह वायु क्या हो जाए, गतिमान हो जाए। ठीक, और ज्यों वायु गति में आ जाएगी, यह बहना शुरू कर दे, जिसे साधारण भाषा में कह दे, तो यही पवन कहलाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि वायु स्थिर है तो वायु है, गति में आ गई तो वो क्या बन गई, पवन बन गई। समझ में आ गई बात? यह स्थिर है तो वायु है, गति में आ गई तो पवन बन गई। इसलिए कहा जाता है गतिमान वायु क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। तो पहली बात। अब यही ज्यादा गति में आ जाएगी, तो मान लो धीरे धीरे ये गति में है, यह एयर धीरे धीरे गति में है, तो आप कहोगे विंड है, पवन है। तेजी से गति में आ जाए, तेजी से चलने लगे, तो आप क्या कहते हो, तूफान आ गया। यानी पवन और तूफान में कुछ अंतर बड़ा नहीं है, स्पीड का अंतर है। जब गति में आएगी तो पवन कहलाएगी। ठीक, स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो क्या कहलाएगी, तूफान कहलाएगी। समझ में आ गई बात? यानी सारा मामला, सारा खेल इस गति का है, इस वायु के गति होने की अवस्था का है। तो हमें समझना होगा कि यह वायु गतिमान क्यों होती है। फिर आज हम इस धरती की कुछ पवनों के बारे में जानेंगे, विशेष करके चक्रवातों के बारे में जाएंगे। तो देखो, होता क्या है कि ये एयर है, गतिमान हुई। क्यों गतिमान होती है भाई? तो देखो, अगर हम पूरे के पूरे वातावरण की बात करें तो कोई दीवार तो है नहीं वातावरण में, दीवार तो धरती पर है, वातावरण में तो दीवार तो है नहीं। किसी भी कारण से मान लो यह एक एरिया है। ठीक, यह एक एरिया है, समझना बात को। किसी भी कारण से, अभी कारण बाद में समझाऊंगी, किसी भी कारण से यहां एयर है, किसी भी कारण से इस एरिया का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, जो भी कारण हो भूल जाओ, अभी कारण समझाएंगे। टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो ये गर्म वायु क्या हो जाएगी, यह वायु गर्म हो जाएगी।
और गर्म वायु क्या करती है, ऊपर उठती है, चारों तरफ फैलती है। यानी यहां वाली जो वायु है गर्म होकर के यहां चली जाएगी। गर्म वायु कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। गर्म वायु यहां आ गई, यानी यह स्थान क्या हो गया, खाली हो गया। वायु कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई गर्म वायु, और यह स्थान क्या हो गया, खाली हो गया। और जब यहां खाली हो गया तो यहां का दाब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अर्थात यह लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा। और जो यहां का प्रेशर कम होगा, लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा, तो कोई दीवार वातावरण में नहीं है। इसकी तुलना में जो यहां की वायु है, इसकी तुलना में मान लो जो यहां की वायु है, टेम्परेचर ज्यादा हुआ है, इसकी तुलना में यहां का टेम्परेचर कम है, तो यहां का प्रेशर ज्यादा है। अब ये वायु क्या करेगी, वातावरण में कभी निर्वात की अवस्थाएं नहीं हो सकती है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो यहां की वायु इस तेजी से बहने लगेगी। और जब यहां की वायु बहने लगेगी तो यही वायु क्या कहलाती है, यही वायु कहलाएगी पवन। अर्थात पवन का बहना इस बात पर निर्भर करता है कि तापमान की दशाओं में कितना अंतर होता है। बगैर अंतर हुए पवन नहीं बह सकती, क्योंकि तापमान की दशाओं में अंतर होगा तभी प्रेशर की दशाओं में अंतर होगा, दाब की दशाओं में अंतर होगा। अब मान लो तापमान में ज्यादा अंतर हो गया अचानक, तो बहुत तेजी से वायु बहेगी, तो वही क्या आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग, क्लियर हो गया सबको, बताओ भाई लोग, ठीक, कॉन्सेप्ट समझ गए। कीर्ति दीक्षित, कोटरी पाल, ठीक, क्लियर हुआ। अच्छा एक पूछ रहा है नागिन से कि आप इच्छाधारी हो या नॉर्मल नागिन। मैं बता दे रहा हूं ये इच्छाधारी नागिन है, तू पढ़ नहीं तो डस लेगी, ठीक। मानस देव नमस्कार, नीरज पटेल नमस्कार, ठीक, रुपेश नमस्कार, ठीक, प्रिया चौरसिया नमस्कार। समझ में आ गया। अब आओ, यही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब आओ हम अपने क्लासेज में चलते हैं। तो पवन, गतिशील वायु पवन कहलाती है, समझा दिए, ठीक। दूसरी बात क्या कहा जा रहा है कि ये जो पवन है अधिक वायु दाब, प्रेशर क्या है ज्यादा से कम वायु दाब वाले क्षेत्र लो प्रेशर की ओर चलती है। यानी ये हो गया अधिक प्रेशर का, ये इधर से इधर चलेगी, ठीक। वायु दाब जितना अधिक होगा पवन का वेग भी उतना अधिक होगा। समझ गए। ज्यादा हो जाएगा तूफान आ जाएगा। गर्म किए जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है तो वायु का प्रसार होता है, वायु बिखरती है, ऊपर उड़ती है, समझा दिए। और जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की हो जाती है। यानी इतनी ही वायु है, यह कॉन्सेप्ट यह है कि इतनी वायु है, गर्म कर दिए तो इतनी वायु इतने में फैलेगी, तो उतनी ही वायु है जब इतने में फैलेगी तो हल्की हो जाएगी, तो इस क्षेत्र का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही बात है, अधिक स्थान घेरती है हल्की हो जाती है, इसलिए गर्म वायु भी हल्की हो जाती है, लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है, ठीक। क्लियर हो गया। अलका सैनी क्लियर, यदुवंशी भाई क्लियर, ठीक, समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक। तो चलो आप लोग, छोटा भीम क्लियर, चल भाई लोग। तो पवन जिंदगी में कभी भूलेगा तो नहीं ना, याद हो गया पवन तो चल आगे आ जा। तो देखो ये रहा पवन का कॉन्सेप्ट। इसमें किसी का पवन नाम है तो जिसका पवन नाम है वो अच्छे से और समझ ले। तो ये रहा पवन का कॉन्सेप्ट, ठीक। तो अब आओ, ठीक। तो ये हमने कहानी बताई आपको पवन की कि गतिशील वायु पवन कहलाती है, संबंध उसका दाब और ताप से है। अब अगली बात, अब हम कुछ धरती की बात करेंगे, ठीक, धरती की बात करेंगे। और धरती की बात करेंगे कि आखिर हमारे धरती पर एक ही समय में विभिन्न पवनों की उत्पत्ति क्यों होती है, विभिन्न प्रकार की पवन धाराएं एक ही साथ क्यों चलती हैं। अब हम धरती की बात करेंगे। तो जो विभिन्न प्रकार की पवन धाराएं एक ही साथ चलती हैं उसके कई कारण हैं, कुछ कारणों पर एनसीईआरटी बात करती है। और जो कारण है वही है कि धरती एक ही है,
समझना बात को, धरती एक ही है, लेकिन यह जो भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्र है यह असमान रूप से एक ही साथ गर्म होते हैं। सूरज भी एक है, धरती भी एक है, ताप भी आता है, लेकिन पृथ्वी की अपनी स्थितियों के कारण ताप बराबर नहीं मिलता है। अब देखो कुछ पवनों की कहानी मैं बताता हूं आपको, समझना। इसको भी पढ़ के सुनाऊंगा, पहले आ जाओ बैकग्राउंड में। यह धरती है, ठीक, पृथ्वी है। सूर्य बेईमानी नहीं करता, ठीक, यह सूर्य है, यह बेईमानी नहीं करता, ठीक। यह यात्रा, पृथ्वी अपनी यात्रा करती रहती है, सूर्य तो स्थिर है बेचारा। पृथ्वी की अपनी यात्रा के कारण दो प्रकार की यात्रा होती है, अगली क्लासों में पढ़ेंगे, परिक्रमण और परिभ्रमण। इस यात्रा के कारण, ठीक, सूर्य से जो ताप है वो इक्वेटर के एरिया में वर्ष भर मिलता है, लंबवत है, 90 डिग्री पर किरणें गिर रही हैं, और इधर जो किरणें आती हैं वो ओवरलैप होने लगती हैं, इधर ओवरलैप होने लगती हैं, ऐसे ऐसे ओवरलैप होने लगती हैं। यानी दो किरणों के बीच में यहां डिस्टेंस क्या है, अधिक है, और दो किरणों के बीच में यहां डिस्टेंस क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात है अधिक संघनित होकर के रेज कहां आ रही है, पृथ्वी के इस हिस्से में, बीच वाले हिस्से में। तो बीच वाला ये वाला क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा। तो उसी को अगर हम कुछ ऐसे करें कि सीधी सी बात है, ऐसे कर दे, ठीक, भूगोल की क्लास नहीं है इसलिए हल्के में समझाऊंगा। यानी हम कह रहे हैं कि अगर मान लो, ठीक, ये हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है, ठीक, और यहां हमारा सूर्य है, सूर्य है। तो यहां से सीधे सीधे आ रही हैं तो ज्यादा रेडिएशन मिल रही है, यहां से क्रमशः ओवरलैप होती जाती हैं, दो किरणों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे, यह है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, और यह है पोल, यह भी। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं सूर्य की किरणों का प्राप्त होना कम होता है। यहां 6 महीने तक दिन रहता है, 6 महीने तक रात रहती है, प्राप्त होना कम होता है। यानी इस एरिया में हीट का या टेम्परेचर का प्राप्त होना क्रमशः कम होता जाता है। यूपीएससी में सवाल है कि इक्वेटर से जैसे पोल की ओर जाएंगे तापमान क्रमशः कम होता जाता है, और मान लो पोल से इक्वेटर की ओर जाएंगे बढ़ने लगेगा। यानी ये इक्वेटर है, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, आपको तापमान क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। समझ में आ गई बात, यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब दूसरी बात, अब देखो, अब देखते हैं इस पृथ्वी पर पवनें क्यों चलती हैं। ढेर सारी पवनें, व्यापारिक पवनें इत्यादि हैं। यह रहा पृथ्वी, धरती मैया, ठीक, और ये रहा हमारा इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ठीक, यह हमारा है इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, यह हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। एक बात हो गई। अब देखो होता क्या है, अब एक चीज रुक जाओ, यहां भूमध्य रेखा पर क्या मिल रहा है, तापमान अधिक मिल रहा है, किरणें लंबवत पड़ रही हैं, वर्ष भर पड़ रही हैं। यानी सूर्य से जो किरणें आती है वो भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री के एंगल पर भी पड़ती हैं और सालों भर पड़ती हैं, वर्ष भर पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे दो किरणों के बीच चौड़ाई बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे, और वर्ष भर की मात्रा कम होती जाती है, और यहां तो जाते जाते ऐसे निकल जाती है, पड़ती ही नहीं है इस पर, ठीक। तो यहां का ताप क्या है, ज्यादा है। तो यहां की जो वायु होगी क्या होगी, इस इक्वेटर की जो वायु होगी, भूमध्य रेखा की जो वायु होगी, ये सारी की सारी जो वायु होगी वह तेजी से क्या होगी, यह वायु तेजी से क्या होगी, गर्म होगी। समझ में आ गई बात, गर्म होगी। अब यह गर्म वायु ऊपर उठती है, भूमध्य रेखा की जो गर्म वायु है, अगर हम इसको सिर्फ भूमध्य रेखा पर ही बनाएं, मान लो यह सिर्फ भूमध्य रेखा पर है,
तो भूमध्य रेखा की यह वायु क्या हो गई, ठीक, यह गर्म हो गई, और गर्म वायु यह हो गई गर्म वायु। तो गर्म वायु कहां जाती है, ऊपर उठती है, तो यह ऊपर उठेगी, ऐसे ऐसे उठ रही है, ठीक, समझ में आ गई बात। गर्म वायु ऊपर उठती है। यह है 30 डिग्री का एरिया, यह है यहां पर है 30 डिग्री का एरिया, ठीक। इसे 30 अंश अक्षांश बोलते हैं। एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायु क्रमशः क्या होती है, ठंडी होती जाती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे हम जाते हैं वायु क्या होती है, ठंडी होती जाती है। तो यह गर्म वायु ऊपर उठ के आ गई कहां, 30 डिग्री पर। अब देखो 30 डिग्री पर आ गई, और यहां आकर के यह क्या हो गई, ठंडी हो गई। और ठंडी वायु क्या हो जाती है, भारी हो गई। तो यानी यहां की वायु का क्या हो गया, वेट बढ़ गया। और जब यह भारी हो गई तो इस एरिया का भारी वायु का दाब क्या होता है, अधिक होता है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक होगा। यानी 30 डिग्री के एरिया में हाई प्रेशर का बेल्ट बन जाता है। यह 30 डिग्री अक्षांश में हाई प्रेशर का बेल्ट बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है। यहां तक बात समझ में आई। 30 डिग्री के अक्षांश में हाई प्रेशर का बेल्ट बन जाता है। एक बात को और ध्यान रखना आप लोग कि यह जो इक्वेटर है यहां ज्यादा से ज्यादा समुद्र है, ठीक। आप देखना मैप में भूमध्य रेखा के आसपास समुद्र है। तो भूमध्य रेखा के आसपास की वायु जब गर्म होकर ऊपर उठेगी तो अपने साथ जलवाष्प को भी तो लेकर के जाएगी। तो और यह जलवाष्प जब ठंडा होगा तो किस में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा, यानी बूंदों में बदल जाएगा, पानी की बूंदों में बदल जाएगा। समझ में आ गई बात। अब यहां क्या है, यह एरिया क्या है, लो प्रेशर बेल्ट वाला, ठीक। टेम्परेचर अधिक है, यहां की वायु ऊपर उठ करके जा चुकी है। और अब हम अगर दोनों की तुलना करें तो जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो हम पाते क्या हैं, यह जो एरिया है यह लो प्रेशर बेल्ट है, भूमध्य रेखा पर निम्न दाब का क्षेत्र है। वहीं 30 डिग्री पर हमने क्या पाया, हाई प्रेशर बेल्ट है। तो पवन का नियम क्या है कि हाई से लो की ओर बहने लगती है। तो यह पवन जो उठ करके ऊपर उठी थी अब यह भूमध्य रेखा की ओर आने लगेगी, और भूमध्य रेखा की ओर आएगी तो इसके पास क्या है, पानी की बूंदें हैं। तो तेजी से जब भूमध्य रेखा की ओर आएगी, आ रही है, तो पानी की बूंदें हैं यहां की वायु में, तो वर्षा भी कर रही है, यानी तेजी से क्या करेगी, वर्षा करेगी। यहां आ गई, पानी इकट्ठा हो गया। अब पुनः क्या होगा, समझना बात को। यानी यह वायु गर्म हुई, ऊपर गई, ठीक, ऊपर जाके क्या हुई, ठंडी हुई, भारी हुई, इसके साथ पानी की बूंदों में तब्दील हो गया। अब यहां हाई प्रेशर हो गया है, लो प्रेशर हो गया। अब ये नीचे की ओर आ रही है तो वर्षा करेगी। वर्षा करके जो नीचे आई, लेकिन नीचे आई तो इसे क्या मिला, ताप अधिक मिल गया। पुनः ये वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। पुनः जो वर्षा किया इसका जलवाष्प इसके साथ ऊपर उठ जाएगा। पुनः ये वायु जाएगी यहां, ठंडी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। पुनः यहां हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा, इसकी बूंदें पुनः वर्षा करने लगेंगी, वायु नीचे। यही चक्र चलता रहता है और इसे कहते हैं संवहन धाराओं, संवहनीय वर्षा, ठीक, और संवहनीय वायु। अर्थात हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर दो तापमान के बेल्ट बनने के कारण विंड की उत्पत्ति हो गई कि नहीं हो गई, पवन की उत्पत्ति हो गई कि नहीं हो गई। तो एक पवन हमें ऐसा मिली जो पहले 0 से जाती है 30 पर, फिर 30 से आ जाती है नीचे। इन्हीं पवनों के साथ व्यापार होता है, इसलिए इन्हीं पवनों को व्यापारिक पवने कहते थे पुराने जमाने में, ठीक। अब होता क्या है कि जब पवन इधर जा रही है तो मछुआरे अपनी नाव डाल दिए, यहां पहुंच गया। यहां हमने पृथ्वी को खड़ा दिखाया, पृथ्वी ऐसे है। समझ में आ गई बात। यानी पृथ्वी पर एक पवन चलती है, हम यहां साइंस की बात करेंगे, भूगोल की नहीं। पृथ्वी पर एक पवन चलती है जो इक्वेटर से 30 डिग्री के बीच चलती है। यह नीचे से ऊपर जाएगी, पुनः ऊपर से नीचे जाएगी, ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। यह इसलिए चलती है कि पृथ्वी की अपनी स्थितियों के कारण सूर्य से जो तापमान मिलता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाता है, ठीक, और इसके कारण एक विंड की उत्पत्ति हो जाती है। क्लियर हो गया, ठीक।
वाह वाह जो बाइडन भाई, वाह वाह। जो बाइडन लिख रहा है कि हम कॉलेज में हैं। ठीक ठीक, हमारे फ्रेंड लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं गुरुजी, वाह भाई जो बाइडन। अरे तो तुम इतना अच्छा विद्यार्थी हमारा। ठीक, अब तो अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया है भाई। ठीक है, अपने विद्यार्थियों को भी दिखाओ, पढ़ाओ। ठीक, समझ गया जो बाइडन? और बढ़िया से पढ़ भाई। और इस वीडियो को, मेरे जितने भी वीडियो हैं सबको ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे रेगुलर विद्यार्थी हैं वो शेयर करते रहें। ठीक, तो जो बाइडन बढ़िया, शानदार। पूनम सिंह भी आ गई, शानदार। ठीक, इच्छाधारी नागिन, मनोरमा यादव। ठीक, अच्छा मनोरमा पूछ रहे सर ठंडे होकर हल्की हो जाएगी या फिर भारी? अरे भाई वायु ठंडी होती है तो भारी होती है, क्यों भारी होती है? मनोरमा पूछ रही है वायु ठंडी होकर हल्की होगी भारी। एक बात जान लेना, वायु में नमी की मात्रा रहती ही रहती है, कहीं कम रहे कहीं ज्यादा। तो मान लो गर्म वायु है, तो गर्म वायु में क्या है, यहाँ ये जगह है, मनोरमा ध्यान से सुनो, ये जगह है, यहाँ की वायु गर्म हो गई, तो इस वातावरण में जलवाष्प भी है। तो यहाँ जहां पानी है, जहां नमी है, सारा पानी उड़ गया, उस वायु के साथ चला गया, तो ये क्या हो गई, हल्की हो गई। जो ऊपर जाएगी ठंडी होती है। अब कहोगे एक कॉन्सेप्ट और बता दूं आप लोगों को, देखो है क्या, यह समझ में आ गया? मनोरमा सुनो, ये वायु है, समझना। ठीक, तापमान बढ़ा, इसके मॉलिक्यूल भगने शुरू हो जाएंगे, यानी यही वायु अब इतने देर में चली जाएगी। तो यही वायु जब इतने में फैलेगी तो हल्की होगी कि भारी? हल्की होगी। तो यहां जो वायु भारी है वही वायु यहां क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। लेकिन जो ऊपर जाएगी तो ठंड बढ़ेगी, तो ठंड से मॉलिक्यूल पास आने लगते हैं, तो इसके जो एयर है वो पास आने लगेंगे, और साथ साथ इसमें जो जलवाष्प है वो पानी में बदल जाएगा। तो पानी भारी होता है कि जलवाष्प भारी होता है? पानी भारी हो जाए, तो यह भारी हो जाएगी। क्लियर हो गई मनोरमा, बात आ गई समझ में? ठीक, अच्छा सर स्टडी विथ मोबाइल। ठीक, क्लियर हो गया? चलो भाई लोग, तो यानी हम ये समझाना चाह रहे थे, हमारा टॉपिक एनसीईआरटी कहती है कि पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की पवनें चलती हैं वो कहां से चलती हैं। तो एक पवन तो आप लोग याद हो गया, जान गए, जो चलती है 0 से 30 के बीच में। समझना मेरे भाई लोग, जो चलती है 0 से 30 के बीच में। एक प्रकार की पवन कहां चलती है, 0 से 30 के बीच में। ऐसे ही समझ गए ना? फिर से ये क्या हो गया, इक्वेटर। और बड़ा बना दूं, इसी को रिवाइज करा रहा हूं जिनको, ये क्या हो गया, इक्वेटर। ये क्या हो गया, भूमध्य रेखा। तापमान यहां ज्यादा मिल रहा है, बरस भर तापमान मिलता है। यहां की वायु क्या हो गई, मान लो ये वायु है, ये गर्म, ऊपर उठेगी, ऊपर पहुंच गई, ये है 30 डिग्री का एरिया। यहां जाते जाते ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है वायुमंडल में। ठीक, यहां पर ये वायु क्या हो गई, ठंडी हो गई, प्लस क्या हो गई, ठंडी हो गई तो अधिक क्षेत्र में सिकुड़ जाएगी, भारी हो गई। साथ साथ यह वायु जो गई थी जलवाष्प लेकर गई थी, अब जलवाष्प किस में तब्दील हो गया, ठीक, पानी की बूंदों में, पानी की बूंदों में। यानी एक साथ इस एरिया में बना लो टेम्परेचर, इस एरिया में बना टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो। ताप और दाब में उल्टा संबंध होता है, यानी यह बन गया क्या, निम्न दाब का क्षेत्र। निम्न दाब का क्षेत्र, यह क्या बन गया, उच्च दाब का क्षेत्र। पवन कहां चलती है, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो। यानी एक विंड बहती है जो, ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? कमलाताई, कमलाताई क्लियर हो गया? चुपचाप देखो तुम लोग, ठीक, समझ में आ गई बात? अब देखो, यानी पृथ्वी पर एक पवन बहती है 0 से 30, पहले यहां जाएगी फिर यहां आएगी। समझ में आ गई बात? अब देखो एक स्थितियां और देखो,
अब अगर पृथ्वी को ऐसे लिपटाए, दूसरी स्थितियां देखो, ये क्या हो गई, चलो ये है हमारा पोल, पोल का रीजन। यह क्या है, पोल। यहां बरस भर क्या रहती है, पूरे के पूरे साल क्या रहता है, निम्न तापमान, 6 महीने की दिन 6 महीने की रात। लो टेम्परेचर, यानी यहां का टेम्परेचर क्या है, बहुत कम। और जब यहां का टेम्परेचर कम है तो आप लोग कल्पना करो, यहां जो वायु होती होगी, यहां जो वायु होती होगी, यहां की जो वायु होती है, ठीक, यहां की जो एयर होगी वह क्या होगी, भारी होगी। क्यों भारी होगी, क्योंकि वह क्या है, ठंडी है। समझ में आ गई बात, क्यों भारी है, क्योंकि ठंडी है। तो जब तापमान कम है, वायु ठंडी है, भारी है, तो ये जो पोल के एरिया में जो वायु दाब होगा, जो एयर प्रेशर होगा, वह क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी वायु दाब क्या हो गया, यहां ज्यादा हो गया। तो हमें मिलता क्या है कि पोल एरिया का वायु दाब क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गई बात, ठीक। इसको ऐसा तिरछा कर लो। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो समझना, यहां है 60 डिग्री। और ये क्या हो गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इतना चौड़ा नहीं लगा, देखना कुछ दब गया है इसमें से। ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक, बस बस जल्दी 60 में समझा दो, बस हो गया। हाँ हो गया हो गया। बस तो देखो, फिर हो गया यार, फिर आना ये, अच्छा हो गया, समझ गया मैं, हो गया हो गया हो गया, समझ गया मैं। ये हाँ पेन आ रहा था, बार बार ये आ जा रहा है। हाँ अच्छा, हाँ, ठीक, हो गया। चल देखो, डिस्टरबेंस हो गया, बंद करो। ये पृथ्वी, पोल, ध्रुव, तापमान वर्ष भर क्या रहेगा, लो। क्यों तापमान लो रहेगा, यहां 6 महीने तक धूप होता है, 6 महीने तक दिन होता है, 6 महीने तक रात होती है, ठीक। तो प्रेशर यहां का क्या रहेगा, हाई। यानी यहां की वायु क्या है, यहां की वायु ठंडी है, भारी है, इसलिए यहां प्रेशर ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोल का एरिया है वह हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया है। दूसरी तरफ हम देखते क्या है कि यहां पर एक 60 डिग्री का एरिया, यह क्या है, 60 डिग्री का एरिया, ठीक। इसकी तुलना में यहां तापमान क्या है, इसकी तुलना में यहां तापमान ज्यादा है। तो जब इसकी तुलना में यहां तापमान ज्यादा है तो यहां पर क्या होगा, इसकी तुलना में अगर यहां का तापमान ज्यादा है तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी 60 डिग्री का जो एरिया है वह निम्न दाब का क्षेत्र है, निम्न दाब का क्षेत्र है। तो यहां की वायु भारी, प्रेशर अधिक, और यही बगल में उसे मिल गया लो प्रेशर, तो उच्च दाब से वायु इधर बहने लगेगी। यानी ध्रुवों से वायु कहां आने लगेगी, 60 डिग्री के क्षेत्र में। तो ध्रुवों से वायु आ रही है तो वायु क्या होगी, बहुत ठंडी होगी। साथ साथ अपने साथ जो जलवाष्प के साथ कुछ हिम के कण भी लेकर के आएगी, तो इस एरिया में बहुत ठंडे तूफान चलेंगे। यहां आएगी गर्म होके, फिर उधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, यहां मुड़ेगी। समझ में आ गई बात ना, ऐसे ऐसे ये चक्र चलता रहता है। यानी एक विंड पोल से 60 डिग्री के एरिया में चलती है। अब एक लॉजिक लगाओ, यह जो हमने कहा था जीरो का क्षेत्र, और यह हमने कहा था, इसको इसी पर लिख देता हूं, यह हमने कहा था 30 डिग्री का क्षेत्र।
तो यहां जो वायु चल रही है वो क्या होगी? गर्म वायु होगी। यहां पर जो वायु चलेगी वो क्या होगी? ठंडी वायु होगी। दो कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग? ठीक, क्लियर हो गया? अब आ जाओ, तो इसी को हम अगर कुछ ऐसे कर रहे हैं कि भूमध्य रेखा, अब इसी बात को हम पढ़ रहे हैं कि भूमध्य रेखा पूरे वर्ष सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं, अतः भूमध्य रेखा पर ऊष्मा अधिक है। इसी को हमने बैक में समझाया। अतः यहां का तापमान भूमध्य रेखा का क्या अधिक होता है, तो गर्म वायु ऊपर उठती है, यह 30 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाती है और पुनः भारी होकर के भूमध्य रेखा की ओर आ जाती है। जिसे एनसीईआरटी लिख रही है उसे हमने चित्र बना के आपको समझाया। यानी एक पवन भूमध्य रेखा और 30 डिग्री के बीच चलती है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि ध्रुवों की बात, ध्रुवों पर तापमान कम, अतः वायु बहुत ठंडी, ठंडी वायु भारी, ध्रुवों से 60 डिग्री अक्षांश की ओर वायु बहने लगती है। समझ में आ गई बात? ध्रुवों से 60 डिग्री अक्षांश की ओर वायु बहने लगती है। तो एनसीईआरटी बता रही है कि पृथ्वी पर जो पवनें चलती हैं, ठीक, वह पृथ्वी के असामान्य रूप से गर्म होने के कारण चलती हैं, जिसमें पहला यह है कि भूमध्य रेखा और ध्रुव दोनों के तापमान में बहुत अंतर है। तो भूमध्य रेखा के आसपास एक विंड की उत्पत्ति हो जाती है और ध्रुव के आसपास एक विंड की उत्पत्ति हो जाती है। इसे बैक में समझाया भी हमने और जो एनसीईआरटी लिखती है वो दिखाया। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद अगली बात पर आओ। थल और जल का असामान्य रूप से गर्म होना। थल और जल का विशेषता यह है कि सूर्य से तापमान तो बराबर मिलता है। यहां भी बैक में समझते हैं, देखो यहां भी देखो, यह है मान लो पृथ्वी, ठीक, सूर्य से तापमान तो बराबर मिल रहा है, वो बेईमानी नहीं करता। लेकिन अब अगर यहां हम देखा जाए, थल और स्थल बना देते हैं। मान लो ये अपना भारत है, प्यारा भारत है हमारा, आधा ही बनाए है, नीचे वाला टेंशन मत लेना, ऊपर वाला भी सब अपना ही है, ठीक ना? ये समझ लो अरब सागर है, यानी यह स्थल है, यह हिस्सा क्या है? स्थल, और यह हिस्सा क्या है? ठीक, यह हिस्सा क्या है? जल। अब मान लो यहां से बराबर तापमान आ रहा है, तापमान तो बराबर आ रहा है, जितनी किरणें इसे मिल रही हैं उतनी इसे मिल रही हैं, और महीना ये गर्मी का है, गर्मी का महीना है, महीना ये क्या है? गर्मी का है। तो गर्मी के दिनों में समझना आप लोग बात, कौन तेजी से गर्म होता है? स्थल की जल? तो हमेशा याद रखना, स्थल तेजी से गर्म होता है जल की तुलना में, और स्थल ठंडा भी होता है तेजी से। क्यों ऐसा होता है? होता क्या है कि इस स्थल पर जब सूर्य की किरणें आएंगी तो यह स्थल के पार्टिकल हैं, तो यह क्या हो जाएंगे? ठीक, यह गर्म हो जाएंगे। समझना बात को, यह क्या हो जाएंगे? यह गर्म हो जाएंगे, यानी इनका जो तापमान है वो ज्यादा हो जाएगा। अब एक कहोगे कि समान ताप प्राप्त करने में ही स्थल ज्यादा गर्म हो जाता है, जल नहीं होता है, तो उसका एक रीजन यहां समझा रहा हूं। देखो, यह है मान लो स्थल, यह है मान लो जल। यहां का जब पार्टिकल, धूल के कण, जो रेत है वो गर्म होगा तो अपनी जगह से भागेगा नहीं भाई, यही तो रहेगा ना, तो तापमान को तेजी से अवशोषित कर रहा है। लेकिन जल में क्या है? ये वाला गर्म हुआ तो भग के यहां चला जाएगा, ठंडा इसकी जगह आ जाएगा, ये पुनः भग के यहां जाएगा, ठंडा इसकी जगह, यानी जल में तापमान का वितरण होने लगता है। तो मान लो किसी ने आपको 100 रुपया दिया, आप स्थल हो, 100 रुपया अपने पास रख दो, फिर कोई 100 रुपया दिया, फिर रख दो, तो 200 हो जाएगा। इसको किसी ने 100 रुपया दिया, इसने 10-10 रुपया बांट दिया, फिर किसी ने 100 रुपया दिया, 5-5 रुपया बांट दिया, तो इसके पास पैसा रहेगा? नहीं रहेगा। यानी जल क्या करता है? तापमान का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। इसलिए समान किरणें प्राप्त होने के बावजूद स्थल का तापमान तुलनात्मक अधिक होता है, जल का तापमान तुलनात्मक कम होता है। तो मान लो महीना गर्मी का है, महीना कौन है? गर्मी का है, ठीक। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है? महीना क्या है? गर्मी का है। तो कौन ज्यादा गर्म होगा? ठीक, तापमान किसका ज्यादा होगा? स्थल का।
और जब स्थल का तापमान ज्यादा होगा तो स्थल पर वायु गर्म होगी, गर्म वायु ऊपर उठेगी, और जब इस चारों तरफ की वायु ऊपर उठेगी यानी ये इलाका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो अर्थात यहां का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो गर्मी के दिनों में, ठीक, जब हम स्थल की बात करते हैं, इस स्थल की जब बात करते हैं तो यहां पर लो प्रेशर का बेल्ट बनता है, लो प्रेशर, ठीक, बन गया। अब उसी समय इसकी तुलना में जल क्या हो रहा है, कम गर्म। तो हम पूरी चीजें तुलनात्मक लिख चलेंगे। तो जब जल कम गर्म हो रहा है यानी जल का तापमान अधिक है, ठीक, किसकी तुलना में, सॉरी, जल का तापमान, टेम्परेचर कम है, किसकी तुलना में, स्थल की तुलना में। तो जो जल पर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी पूरे के पूरे समुद्र में गर्मी में क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है, उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब यहीं पर निम्न दाब का क्षेत्र है इस स्थल में, समझना बात को, इसी स्थल में निम्न दाब का क्षेत्र है ये, और बगल के समुद्र में उच्च दाब का क्षेत्र है। तो पवन उच्च दाब से किधर जाने लगेगी, निम्न दाब की ओर जाने लगेगी। यानी गर्मी के दिनों में जो पवन चलती है वह समुद्र से स्थल की ओर चलती है। हमने भारत बना दिया, हिंद महासागर से भारत में आएगी। जैसे जैसे गर्मी प्रचंड होती जाएगी यहां तापमान कम होता जाएगा, सारी तापमान बढ़ता जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और यहां से तेजी से पवन चलेगी। जब ये पवन अपनी तेजी से आ रही है तो समुद्र से आ रही है, तो जलवाष्प लेकर के आएगी कि नहीं आएगी। तो यह पवन अपने साथ जलवाष्प लेकर आती है। क्या लेकर आती है, जलवाष्प लेकर आती है। तो यहां क्या होंगे, वाटर वेपर होंगे, और यही पवनें धीरे धीरे आएंगी, ऊपर उठेंगी, यह ठंडा होगा, वर्षा होगी, ठीक। और इसी वर्षा को हम कहते हैं मानसूनी वर्षा। समझ में आ गई बात। अर्थात कॉन्सेप्ट ये कहता है कि गर्मी के दिनों में जो पवन चल रही है वह कहां चल रही है, तो समुद्रों से स्थल की ओर चल रही है, और भारत में इसे ही मानसूनी वर्षा कहते हैं। समुद्र से आ रही है तो जलवाष्प लेकर के जाएगी, समुद्र से आ रही है तो जलवाष्प लेकर के आएगी, ठीक। क्लियर हो गया, परफेक्ट, क्लियर हो गया। तो एक गर्मी मान लो ये सर्दी का महीना है, या क्या होगा, मान लो ये सर्दी का महीना है, तो चलो दिखाते हैं सर्दी का महीना। कहानी सारी उल्टी हो जाएगी, ठीक, कहानी सारी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। महीना ये समझ लो सर्दी का है, पृथ्वी है, ये स्थल हो गया भारत, सर्दी का महीना ये समुद्र। सर्दी के महीने में धरातल ज्यादा ठंडा होता है, स्थल देर से ठंडा होता है। तो यहां टेम्परेचर क्या होगा, कम, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इस एरिया में कौन सा बेल्ट बनेगा, हाई प्रेशर पूरे इस एरिया में। समुद्र में तापमान क्या है, ठीक, समुद्र में तापमान क्या है, ज्यादा, तो प्रेशर क्या है, कम, यानी समुद्र क्या है, लो बेल्ट। यानी स्थल पर हाई प्रेशर, समुद्र पर लो प्रेशर, विंड इधर बहने लगेगी, विंड इधर बहने लगेगी। यानी ठंड के दिनों में जो पवन चलती है ठंडी में, वह स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो स्थल से जा रही है तो वर्षा करेगी, नहीं करेगी। तो इसीलिए ठंड के दिनों में वर्षा नहीं होती है, आमतौर पर ठंड के दिनों में वर्षा नहीं होती है। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि जाड़े में भी 2-3 दिन की वर्षा हो जाती है। ठीक, कहां से हो जाती है, तो देखो वो जो जाड़े में, अभी ये सब लिखित बातें बताएंगे, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो जाड़े में जो 2-3 दिन की वर्षा हो जाती है, हो ऐसे जाती है कि देखो मान लो यह पूरा का पूरा पृथ्वी है, ठीक, या सपोज दैट अपना भारत है, ऐसे ही मतलब काल्पनिक भारत बना दे रहे हैं, यह अपना भारत है, ठीक, समझ गए। ऐसा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना घटाए नहीं है, 2-4 जिला किसी और का ले ही लिए हैं। यह दुनिया है, यहां तिब्बत का पठार है, चाइना वाला है, चाओमाओ, ठीक ठीक, यह मंगोलिया इत्यादि का क्षेत्र है। तो होता क्या है,
यहां पर पाकिस्तान है अपना छुटका, और ये सब समुद्र है, ये अरब सागर है। अगर ठंड के दिनों में देखा जाए तो मंगोलिया इत्यादि का क्षेत्र है, जो तिब्बत के पठार कुनलुन पर्वत श्रेणी का क्षेत्र है, तो यहां पर माइनस में तापमान रहता है 10 डिग्री, -10 डिग्री, -20 डिग्री। तो ठंड के दिनों में जो ये एरिया है, यहां का तापमान बहुत कम है, माइनस में है। और उसी समय अगर हम देखें ठीक कि जो ये भारत का उत्तर भारत है, माइनस में तो नहीं जाता है, इसकी तुलना में यहां तापमान ज्यादा है, 10 डिग्री 12 डिग्री तो रहता ही है, कितनी भी ठंड हो तो। अब देखो, तो यहां तापमान बहुत कम, माइनस में, तो यहां की वायु क्या हो जाएगी? ठंडी, भारी, अर्थात इस एरिया में क्या बनेगा? हाई प्रेशर का बेल्ट। और उसी की तुलना में इस एरिया में, इंडिया पाकिस्तान के इस एरिया में, अपना पाकिस्तान वाला एरिया है, क्या बनेगा? लो प्रेशर का बेल्ट। तो यहां से वायु कुछ यहां आनी चाहेगी तो हिमालय रोक लेगा, कुछ वायु ऐसे घूमते घूमते इधर आएगी। तो ऐसे घूमते घूमते जो वायु आती है, आते वक्त जब वो ठंडी है, लेकिन आते वक्त जब पाकिस्तान के नीचे अरब सागर से गुजरती है तो थोड़ी गर्म हो जाती है और थोड़ा सा जलवाष्प ले लेती है। थोड़ा सा क्या ले लेती है? जलवाष्प ले लेती है। और यही जलवाष्प लेकर के उत्तर भारत के मैदानों में आती है, हिमालय से टकराती है और जाड़े में वर्षा करती है। जाड़े में क्या करती है? वर्षा करती है। समझ में आ गई बात? जाड़े में क्या करती है? वर्षा करती है। क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या? ठीक, हो गया क्लियर? अब आओ इसी बात को देखो, एनसीईआरटी क्या क्या लिख रही है। तो थल और जल का असमान वितरण भी पवनों को प्रभावित करता है। गर्मी में उसी बात को हम समझा रहे हैं, स्थल ज्यादा गर्म समुद्र की अपेक्षा, अतः स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसी को हमने समझाया। ठीक, दूसरी तरफ शीतकाल में क्या होता है? स्थल अधिक ठंडा, अतः वायु दाब अधिक, समुद्र का तापमान अधिक, वहां निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो गर्मी में किधर से किधर वायु चलेगी, ठंडी में किधर से किधर वायु चलेगी। क्लियर हो गया? समझ गया आप लोग? तो एनसीईआरटी ने दो कारण बताए, और जो एनसीईआरटी ने दो कारण बताए, जो पृथ्वी पर पवन धाराएं चलती है वह पृथ्वी की अपनी स्थितियों के कारण चलती है। पहली स्थिति क्या है कि भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्र के तापमान में अंतर है, इस कारण एक पवन की उत्पत्ति होती है। दूसरी स्थिति एनसीईआरटी ये बता रही है कि मौसम का अंतर है, गर्मी और सर्दी का। तो गर्मी में कुछ और विंड चलती है और ठंड में कुछ और विंड चलती है। ठीक, चूंकि पृथ्वी पर जल अथल और जल का वितरण असमान है, इसलिए अलग अलग प्रकार की पवनें चलती हैं, अलग अलग प्रकार की विंड चलती हैं। तो यह रहा पवनों के चलने के कारण। अब अगली बात यह कही जा रही है, मानसूनी वर्षा। इसे भी हमने समझा दिया। तो मानसूनी वर्षा कब होती है? गर्मी में स्थल का तापमान अधिक, अतः समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलने लगेंगी। भारत में ही होता है। ये पवनें अपने साथ भारी मात्रा में जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है, और इसे हम क्या कहते हैं? मानसूनी वर्षा कहते हैं। क्लियर हो गई बात? हमने समझाया ही था। अब अगला, तड़ित झंझा और चक्रवात। ठीक, तड़ित झंझा और चक्रवात देखो कैसे, थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ठीक, बिजली चमकती है ना, उसे ही कहते हैं थंडर स्टॉर्म। काहे चमकती है भैया? ठीक, क्यों चमकती है बताओ? ठीक, देखो गर्मी है, इसको दो तरीके समझाता हूं। दो तरीके समझोगे इसको, तड़ित झंझा को कि एक तरीके समझोगे? ठीक, बताओ तुम लोग। अच्छा रानी लेट हो गई, चल यहीं समझो। दो तरीके समझोगे कि एक तरीके समझोगे? थंडर स्टॉर्म, तड़ित झंझा, बिजली देखो समझाता हूं। मैं जानता हूं तुम लोग दोनों तरीके समझोगे। थंडर
स्ट्रोम, तड़ित झंझा। तेजी से बारिश होती है, तूफान आता, उसी में बिजली भी चमक जाती है। समझ में आ गई बात? तो क्यों चमकती है, चलो समझाता हूं, आ जाओ। देखो, ये मान लो अर्थ है, ये पूरा का पूरा पृथ्वी है, ये अर्थ है, एक समझ गए? गर्मी का दिन है, यहां की वायु क्या हो गई? गर्म। गर्म वायु हो गई, ऊपर उठेगी और अपने साथ ठीक जलवाष्प भी लेकर के जा रही है। यानी यहां जो वायु आ रही है उसमें एयर भी है और वेपर भी है, जलवाष्प भी है, ऐसे जाता है और ऊपर जाएगा वायु ठंड। यह वायु क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, प्लस जो ठंडी वायु हो गई, प्लस इसका जो वेपर है वो किस में तब्दील हो जाएगा? पानी की बूंदों में तब्दील हो जाएगा। ठीक, यह बूंद बन जाएगी। अब मान लो ये ठंडी वायु भारी होगी तो नीचे की तरफ आएगी, साथ साथ यह बूंदे भी नीचे आएगी, वर्षा होगी, वर्षा होगी, हो गई वर्षा। लेकिन हम क्या करें? तड़ित झंझा। हमको सिर्फ वर्षा ही नहीं कराना, वर्षा तो करा दिए, भीग लो तुम लोग, भीगे नहीं? भीग लिए ना? ठीक, यस। हम आज हम सिर्फ आपको भिगोएंगे नहीं, इसी में बिजली भी चमकनी है। वर्षा हो रही है, आप लोग भीग रहे हो, ठीक, लेकिन अचानक बिजली चमक गई कड़कड़ाती हुई, तेज से पानी गिरने लगी, तो बिजली कहां से चमक आई गई? यहां तो वर्षा करा दिए, और जब तक बिजली चमकेगी नहीं, बारिश तेज होगी नहीं, तब तक हम कहेंगे वर्षा हो रही है। तड़ित झंझा का आप लोग थंडर स्टॉर्म का मजा नहीं ले पाओगे। तो यानी मान लो बारिश में घूम रहे हो, ठीक, क्या करने के लिए घूम रहे हो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक, तो उसमें थोड़ा बिजली भी तो चमकनी चाहिए। तो देखो कैसे चमकाते हैं बिजली, थंडर स्टॉर्म कैसे चमक रहा है। कोई पूछ रहा है? अब देखो ये साइकिल समझ गए ना? इसी साइकिल में एक कहानी होती है। अब मान लो, कहानी समझना, बारिश का मजा लो, तब तक हम बिजली गिराते हैं। अब आओ, बारिश हो गई, बिजली गिराते हैं। तो बिजली गिराते हैं भाई लोग। तो देखो ये हो गया अर्थ। मान लो किसी भी कारण से, ठीक, इस एरिया का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ गया, अचानक बढ़ गया, और हमने क्या कहा? जो वायु पवन जितना तेज तापमान बढ़ेगा उतना ही तेज प्रेशर बेल्ट में डिस्टरबेंस होगा, उतनी ही तेज ऊपर उठे। तो बहुत तेजी से तापमान घटा, अचानक बहुत गर्मी पड़ रही है, तो तेजी से वायु ऊपर उठेगी, वायु ऊपर उठेगी, स्पीड से, तेजी से, बहुत तेजी से जा रही है, ठीक। और जब ज्यादा गर्मी हो रही है तो अपने साथ तेजी से वायु भी ऊपर उठेगी, ठीक, और जलवाष्प भी ढेर सारे लेकर आएगी। इतनी ज्यादा ये जलवाष्प है, समझ में आ गई बात ना? इतना ज्यादा स्पीड है कि इसमें कुछ वायु बहुत ऊपर उठ गई, भग गई, यहां बहुत तापमान में पहुंच गई। और जब यहां पहुंच गई तो यह जो वायु है यह बहुत ठंडी हो जाएगी, ये तो हो गया बहुत भारी। और साथ साथ इसके साथ जो पानी की बूंदें गई थी, समझना मेरी बात को, इसके साथ जो पानी की बूंदें गई थी, जो वेपर गया था, ठीक, जो वाष्प गया था, ठीक, वह जाएगा। यहां रहता तो जल बनता, लेकिन इतना ऊपर पहुंच गया, इतना ठंडा हो गया कि यह बर्फ की बूंदों में बदल गया। किस में बदल गया? आइस में बदल गया, बर्फ में बदल गया। यानी यह वायु बहुत ठंडी हो गई, इस वायु में बर्फ भी हो गया, तो यह वायु क्या हो जाएगी? ज्यादा भारी। यह क्या हो जाएगी? ज्यादा भारी। अब समझना, बहुत भारी हो गई तो तेजी से गिरेगी, तो जब बहुत भारी हो गई तो यह तेजी से गिर रही है, नीचे आ रही है। एक तरफ ये वायु तेजी से नीचे आ रही है, भारी वायु, दूसरी तरफ बर्फ भी लिए हुए है, बर्फ का बड़ा टुकड़ा भी लिए हुए है, बर्फ भी तो तेजी से गिरेगा, बर्फ भी तेजी से आ रहा है, यहां आ रहा है। लेकिन तब तक पृथ्वी का ये हिस्सा भी बहुत तेजी से गर्म हो रहा है,
यहां भी तापमान, तो यहां की भी वायु तेजी से उठ रही है, तेजी से उठ रही है। ये भी तेज से आ रहा है, ये भी तेजी से उठ रही है, और ये भी अपने साथ जलवाष्प लेकर के गई है। तो यह उठ भी रही है, ठंडी भी हो रही है। यानी यहां से भारी वायु, संघनित वायु गर्म होकर के आ रही है, और यहां से भी वायु जल ले जा रही है। तो यह दोनों वायु, हरी वाली लाल वाली, दोनों आपस में क्या जाएंगी? टकरा जाएंगी। समझ में आ गई बात? दोनों आपस में टकरा जाएंगी, और जब दोनों आपस में टकरा जाएंगी तो दो बादल आपस में टकराते हैं, घिसेंगे, तो यहां क्या चमकेगी? बिजली चमकेगी, करंट उत्पन्न हो जाएगा, बिजली चमकेगी, और इसी को हम कहते हैं तड़ित झंझाट, थंडर स्टॉर्म। क्लियर हो गया? ठीक, क्लियर हो गया भाई लोग? मजा आ रहा है? ठीक। गुड आफ्टरनून सीके चांद, भीम कुमार। ठीक, समझ गया ना थंडर स्टॉर्म क्या होता है? अब इसी को एनसीईआरटी कैसे लिखती है हम दिखा रहे हैं। तड़ित झंझाट, देखो वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठती है और अपने साथ जलवाष्प लेकर जाती है। यानी यह जो वायु है यह तेजी से गर्म हुई, ऊपर उठी, अपने साथ जलवाष्प लेकर गई, और यह कहां चली गई? अधिक ऊंचाई पर। कहां चली गई? चली गई। यानी यहां जो वायु आई बर्फ भी होगा। ठीक, और जब यह अधिक ऊंचाई पर गई तो इसका जो जलवाष्प है वह बर्फ की बूंदों में तब्दील हो गया। ठीक, और जब यह बर्फ की बूंदों में तब्दील हो गया तो यह क्या होगा? नीचे गिरेगा। समझ में आ गई बात? ठीक, तो यह नीचे गिर रहा है। दूसरी तरफ यहां की गर्म वायु तेजी से ऊपर उठ रही है। ठीक, और जब गर्म वायु तेजी से ऊपर उठ रही है, यहां ये वाला नीचे गिर रहा है, तो यहां टकराहट हो रही है, दोनों टकरा रही हैं। यहां क्या हो रही है? टकराहट हो रही है। ये दोनों यहां टकरा रही हैं, ये नीचे आते ऊपर आते, और इस टकराहट से विद्युत उत्पन्न होती है, आवाज उत्पन्न होती है। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? तड़ित झंझा कहते हैं। तो दो तरीके से आप लोगों ने समझ लिया। ठीक, समझ गया? ठीक, तो दो तरीकों से आप लोगों ने समझ लिया। ये रहा तड़ित झंझा क्यों आता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात भाई लोग? बचाओ। थंडर स्टॉर्म क्लियर हो गया? देव कुशवाहा, शिपिका, बताओ भाई लोग। ठीक, कीर्ति दीक्षित, ठीक, बता सब लोग भाई। क्लियर हो गई बात? किसी को नहीं प्रॉब्लम? तड़ित झंझा कैसे आता है समझ गए? ठीक, तो आगे बढ़ूं। तो आप लोगों ने तड़ित झंझा तो समझ लिया, अब समझना है चक्रवात, साइक्लोन। अब क्या समझना है? चक्रवात या साइक्लोन। ठीक, समझ गए? अब हमको समझना है चक्रवात या साइक्लोन। देखो, तो आ जाओ भाई। ठीक, अब देखते हैं कि यह तड़ित झंझा चक्रवात कैसे बनता है। बड़ा मजेदार है इस चक्रवात का बनना। साइक्लोन का चेहरा भी दिखाएंगे। ठीक, चक्रवात से सुरक्षा। अब आओ, चक्रवात कैसे बनता है। ठीक, इसको भी अपने स्टाइल से समझाए तुम लोग। ठीक, चलो, चक्रवात कैसे बनता है। देखो, होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोगों को, कॉन्सेप्ट समझना। ये मान लो वातावरण है, ये पूरा का पूरा वातावरण है। ठीक, इस वातावरण में सपोज दैट ये जल की बूंदें हैं, पानी है वातावरण में,
नीचे स्थायी पर जल की बूंदें वायु में तैरती रहती है। गर्मी बढ़ती है तो यह जल की बूंदें किसमें तब्दील होती हैं? यह जल की बूंदें जलवाष्प में तब्दील होती हैं। किसमें तब्दील होंगी? जलवाष्प में तब्दील होंगी या वेपर बन के उड़ जाएंगी। ठीक। अब जब जलवाष्प में तब्दील होती हैं तो कभी भी जल जब जलवाष्प में कब तब्दील होगा? जब उसका तापमान बढ़े। तो यह जल अगर जलवाष्प में तब्दील हो रहा है तो इस जल का तापमान बढ़ रहा है। तो यह जल तापमान ले कहां से रहा है? तो यह अपने आसपास के वातावरण से ही क्या ले रहा है? तापमान ले रहा है। समझ में आ गई बात? अर्थात अगर जल से यहां जलवाष्प बनने की प्रक्रिया हो रही है तो इस आसपास के एरिया का, इस एरिया का जो टेम्परेचर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी इस आसपास के एरिया का तापमान क्या हो जाएगा? कम बन जाएगा। तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट है। जल जब जलवाष्प में तब्दील होता है तो वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित करता है। याद रखना, जल जब जलवाष्प में तब्दील होता है तो वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित करता है। यानी इस वातावरण में ऊष्मा क्या हो जाएगी? ठीक, कम हो जाएगी। इस वातावरण में ऊष्मा कम हो गई। यही जब जलवाष्प ऊपर पहुंचेगा, समझना, यह जब जलवाष्प ऊपर पहुंच रहा है, यह जब ऊपर पहुंच रहा है तो यहां यही जलवाष्प क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है और जल की बूंदों में तब्दील हो रहा है। यानी क्या बन जा रहा है? बूंद। तो जब ये जल कब ठंडा होगा? जो इसके भीतर ऊष्मा थी उसे बाहर निकालेंगे तभी तो ठंडा होगा। यानी यही जलवाष्प जब बूंदों में तब्दील होता है तो ऊष्मा छोड़ता है, ऊष्मा छोड़ता है। ठीक। तो जब ये ऊष्मा छोड़ेगा तो इसके पूरे वातावरण में टेम्परेचर रिलीज होगा। तो इस वातावरण का तापमान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर हम एक लकीर इस वातावरण में खींचें, लकीर होती नहीं ये समझने के लिए, तो इसी वातावरण का ये एक हिस्सा है जिसका तापमान क्या है? कम है। इसी वातावरण का ये एक हिस्सा है जिसका तापमान क्या है? अधिक है। तो इस हिस्से में अब क्या हो जाएगा? इस हिस्से में लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा। यानी इस हिस्से का दाब क्या हो गया? कम हो गया। यानी इस हिस्से का पूरा ये जो प्रेशर बेल्ट होगा कम हो जाएगा। यानी यह निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाएगा। और जब यहां ये एरिया निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन गया तो इसके चारों तरफ क्या है? यहां क्या है? प्रेशर ज्यादा है। यहां क्या है? प्रेशर ज्यादा है। यहां क्या है? प्रेशर ज्यादा है। और यहां बीच में क्या हो गया? निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। तो अब यहां से भी विंड इधर बहेगी, यहां से भी विंड इधर बहेगी, यहां से भी विंड इधर बहेगी, यहां भी हाई प्रेशर का बेल्ट है, यहां से भी विंड इधर बहेगी। यानी चारों तरफ से पवन गोल गोल घूमती हुई यहां बहने लगेंगी। और जब यहां बहने लगेंगी तो यहीं उत्पत्ति किसकी हो जाएगी? साइक्लोन की। यहीं किसकी उत्पत्ति हो जाएगी? साइक्लोन की। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां क्या आ गया? यह लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो गया। यह लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो गया और यहां से भी वायु यहां आई, यहां से भी वायु यहां आई, यहां से भी वायु यहां आई, यहां से भी वायु यहां आई। समझ में आ गई बात ना? अब एक बात समझाता हूं मैं आपको। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो गया है इसे ही हम क्या कह रहे हैं? साइक्लोन कह रहे हैं। यह जो लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो गया है इसे ही हम क्या कर रहे हैं? साइक्लोन का केंद्र कर रहे हैं। अर्थात हम कहें कि साइक्लोन में वायु की गति क्या होती है? अगर यह चक्रवात है, अगर यह चक्रवात है तो इस साइक्लोन में वायु की गति हमेशा बाहर से अंदर की ओर आती है। यानी साइक्लोन की विशेषता क्या है? जब ये पूरा का पूरा साइक्लोन है तो इसमें वायु क्या आती है? वायु बाहर से अंदर आती है, अंदर आती है। वायु बाहर से अंदर आती है। समझ में आ गई बात? पहली बात।
ठीक। दूसरी बात, वायु क्या जाती है, बाहर से अंदर आती है। दूसरी चीज, जब देखोगे तो साइक्लोन का जो सबसे केंद्र होगा उसका दाब, अब देखा जाए तो बाहर का, अब यहां से भी वायु आ रही है, यहां से भी वायु आ रही है, यहां से, तो ये पूरा का पूरा साइक्लोनिक एरिया बन जाएगा, पूरा का पूरा साइक्लोनिक एरिया बन जाएगा। यानी साइक्लोन की पहली विशेषता कि वायु बाहर से अंदर की ओर आती है। दूसरी विशेषता, यह जो साइक्लोन का केंद्र होगा और यह साइक्लोन की पेरीफेरी होगी, तो सबसे अधिक कम दाब कहां होगा, तो सबसे कम दाब केंद्र में होता है। यानी साइक्लोन की पहली विशेषता, वायु जहां बाहर से अंदर आती है, वहीं साइक्लोन के केंद्र में निम्न दाब होता है। क्या होता है, निम्न दाब होता है। दूसरी विशेषता, निकल गया ना, साइक्लोन समझ गया ना। तो वायु बाहर से अंदर आ रही है, पहली विशेषता है। साइक्लोन के केंद्र में निम्न वायु दाब होता है, और इसी साइक्लोन के केंद्र में जो निम्न दाब होता है, इसे साइक्लोन की आई बोलते हैं, साइक्लोन की आंख बोलते हैं, साइक्लोन का नेत्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, साइक्लोन की आई बोलते हैं, साइक्लोन का आंख बोलते हैं, साइक्लोन का नेत्र बोलते हैं। मतलब 3-4 बातें आपने इस साइक्लोन के बारे में यहीं से समझ गए। यह साइक्लोन है तो वायु बाहर से अंदर आ रही है, बाहर यानी साइक्लोन के पेरीफेरी पर, परिधि पर, इसे गणित की भाषा में कहें तो क्या कहेंगे, परिधि पर प्रेशर अधिक होता है। इसको क्या कहेंगे, केंद्र पर प्रेशर कम होता है। परिधि से केंद्र की ओर विंड चलती है, और केंद्र को ही हम साइक्लोन की आंख बोलते हैं, साइक्लोन की आई बोलते हैं। समझ में आ गई बात। आमतौर पर यह जो आंख है, अब देखो, यानी हम इस साइक्लोन को लेकर के चले तो हम कह सकते हैं, ठीक, कि मिटाता हूं, हम कह सकते हैं, ठीक, हम कह सकते हैं कि यह पूरा साइक्लोन है और यह इसकी आंख है। ठीक, यहां से वायु इधर की तरफ आ रही है, इधर की आ रही है। ठीक, इसका रेडियस आमतौर पर देखा जाता है तो 15 से 30 किलोमीटर के आसपास होता है। यानी आंख की त्रिज्या कितनी होती है, नेत्र का व्यास कितना होता है साइक्लोन का, 15 से 30 किलोमीटर। बाकी ये पूरा, ठीक, जो साइक्लोन होता है यह 250 से 300 किलोमीटर का होता है। 250 से 300 से आगे पीछे भी बढ़ते रहते हैं। समझ में आ गई बात। अब ये जैसे जैसे जाएगा, वायु अंदर आएगी, परिधि से अंदर की ओर आएगी, ऐसे ऐसे घूमती रहती है। ये हो गया नेत्र, समझ गए। अब देखो, यानी साइक्लोन के होने के लिए तभी होगा जब इस नेत्र का तापमान बहुत कम हो जाए, तेजी से जलवाष्प बने, उड़े ऊपर, उष्मा अवशोषित करे, ऊपर जाके बूंद में बने और पुनः उष्मा रिलीज करें। और यह घटनाएं हमेशा कहां होती हैं, यह घटनाएं हमेशा पृथ्वी पर इक्वेटर के पास होती हैं। तो साइक्लोन भी कहां बनेंगे, हमेशा इक्वेटर के ही क्षेत्र में बनेंगे। कहां बनेंगे, इक्वेटर के ही क्षेत्र में बनेंगे। समझ में आ गई बात। यह रही कुछ साइक्लोन की कहानी। ठीक, क्लियर हो गया भाई लोग। ठीक, हाँ, सब लो और हाई। अब आ जाओ, कहानी समझाते हैं साइक्लोन की। तो उसी कहानी को हम पढ़ के बता रहे हैं। पानी पी ले, बहुत देर देर से उष्मा ले रहे हैं, दे रहे हैं। अब हम भी ले लिए ना, जल ले लिया, वाष्प में तब्दील होगा, कक्षा में साइक्लोन आ जाएगा। तुम लोगों के अपने अपने मोबाइल में भी साइक्लोन आएगा। ठीक, तो आ जाओ। तो उसी बात को एनसीईआरटी कैसे लिखती है कि बादल बनने की प्रक्रिया में जल वातावरण से उष्मा को शोषित करता है
और वाष्प में तब्दील हो जाता है। अगली बात क्या एनसीईआरटी लिख रही है कि जब जल वाष्प बूंदों में तब्दील होता है तो वह ऊष्मा को मुक्त करता है। यानी जल वाष्प किसमें बन रहा है? बूंद में। हमने ऊपर बताया बूंद बनेगा, ठीक। यह मुक्त होने वाली जो ऊष्मा है, आसपास की वायु क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, और यह गर्म वायु ऊपर उठती है, ठीक, और निम्न वायु का क्षेत्र बन जाता है, ठीक। तो जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र है वहां वायु तेजी से आने लगती है। यह प्रक्रम बार बार होता है और साइक्लोन बन जाता है। इसी को हमने चित्र बना बना करके समझाया और उसे लिखे हुए में दिखा दिया। क्लियर हो गया? चित्र बना के समझाया और लिखे हुए में दिखा दिया। ये रही चक्रवात बनने की कहानी। आगे आ जाओ। चक्रवात, तो चक्रवात का जो केंद्र है वो नेत्र कहलाता है, ठीक। यह देखो, यह एक चक्रवात है। यह जो नीला वाला हिस्सा है यह इसका परिधि है, यह आगे और जाएगा। यह इसका आई है, नेत्र है। बिजली भी चमक रही है, तड़क रही है। समझ में आ गई बात? ठीक, नेत्र है। यह शांत क्षेत्र होता है, यानी यह नेत्र क्या होता है? शांत होता है। तो विनाश हमेशा चक्रवात में कहां होगा? परिधि पर होगा। चक्रवात की उत्पत्ति का कारण भले ही नेत्र है। यूपीएससी में सवाल पूछा गया है कि चक्रवात का विनाशकारी हिस्सा कौन होता है? परिधि की नेत्र की केंद्र। तो हमेशा चक्रवात की जो परिधि होती है, चक्रवात के जो बाहर वाला हिस्सा है वो ज्यादा विनाशकारी होता है, ठीक। पृथ्वी के तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये साइक्लोन बनते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात? यह 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ते हैं। बनेगा, पौने गहेगी, बनेगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? तो एक जगह बनता है, आगे बढ़ते रहता है। जहां जहां ये जाता है ताप और दाब तेजी से बढ़ रहा है, पौने आ रही जा रही हैं, तो वर्षा तो खूब होगी। तो सघन वर्षा वाले घने बादल इसमें होते हैं, तेजी से वर्षा होती है। जो नेत्र का व्यास 10 से 30 या 15 से 30 किलोमीटर ये होता है। तेज पवन, अब पवन तेज चल रही है, गोल गोल घूम रही है, तो समुद्र के पानी को भी धक्का देती है। तो मान लो बंगाल की खाड़ी में आ रही है, समुद्र के पानी को क्या दे रही है? धक्का दे रही है। तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे चक्रवात आता है उसके साथ जल भी आता है, और तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है, और जिससे तटीय क्षेत्रों में काफी विनाश होता है। भाई समुद्र में तो खूब गोल गोल घूमला पानी, लेके तट पर अचानक टकरा दे रहा है, विनाश होता है। इस चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। भारत में इसे चक्रवात कहते हैं, अमेरिका में इसे हरिकेन कहते हैं, फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून कहते हैं। यानी नाम सब एक ही है, अलग अलग देश में नाम अलग अलग है। तो भारत में क्या कहलाएगा? चक्रवात। अमेरिका में क्या कहलाएगा? हरिकेन। फिलीपींस और जापान में क्या कहलाएगा? टाइफून। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो इन्हीं चक्रवातों को अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक। अब आगे भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत में चक्रवात से सुरक्षा, ठीक। भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात अधिक आते हैं, क्योंकि चक्रवात बनने की जो वातावरणीय दशाएं हैं वह बंगाल की खाड़ी में ज्यादा हैं। तो भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात अधिक आते हैं। उड़ीसा सबसे अधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है। उड़ीसा क्या है? सबसे अधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है। बहुत जनधन का नुकसान होता है। तो कहा गया कि भारत साइक्लोन वार्निंग सिस्टम लगाएगा। अब साइक्लोन वार्निंग सिस्टम यानी चक्रवात चेतावनी तंत्र बनाएगा। मतलब क्या? कि चक्रवात आने की जानकारी हमें पहले से मिल जाए। तो चक्रवात आने की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? जब हम वातावरण का ही अध्ययन कर लें, और वातावरण के अध्ययन में ये बात पता लगा ले कि वातावरण में कितनी तेजी से
तापमान बढ़ रहा है, कितनी तेजी से वायु ऊपर उठ रही है, कितनी तेजी से हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, जल में बदल रही है तो कितना हीट छोड़ रही है, और आंकड़ा होता है कि कितना हीट छोड़ने पर ताप चक्रवात बनते हैं। यानी अगर हम वातावरण को रेगुलर मॉनिटर करें, और कहाँ चक्रवात ज्यादा बनते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास, और भूमध्य रेखा के वातावरण को ज्यादा मॉनिटर करें तो आंकड़े मिल जाएंगे, विश्लेषण हो जाएगा। ठीक, तो भारत में 3 काम किया गया। एक हमारा सैटेलाइट है इनसैट 3D, इनसैट 3D, साइंस टेक पढ़ोगे तो आप लोग ये सब पढ़ोगे, इनसैट 3D। ठीक, इनसैट 3D हमारे वातावरण की, विशेष करके देखो वातावरण की ताप, यानी वातावरण की, सर ऐसे करो, इनसैट 3D हमें 3 चीज देता है वातावरण का। एक टेम्परेचर की स्थिति क्या है, दूसरा प्रेशर की स्थिति क्या है, और तीसरा वाटर वेपर कितना है। टेम्परेचर की दशाएं बताता है, प्रेशर की दशाएं बताता है, जलवाष्प की दशाएं बताता है। साइंस टेक में बताएंगे, आगे जब साइंस पढ़ोगे इसी में तो बताएंगे इनसैट 3D कैसे काम करता है। ठीक, यानी यह सैटेलाइट 3 चीजें बताता है। ठीक, कि तापमान क्या है, दाब क्या है, जलवाष्प की अवस्था क्या है। इसके अलावा एक और अभी हाल में इसरो ने छोड़ा है, इनसैट 3DR। यह 3DR विशेष करके तटीय क्षेत्रों में, समुद्र के जो तटीय क्षेत्र में इस ताप, दाब और वाटर वेपर से जो वायु है, इस वायु की स्पीड को बताता है, बहुत तेजी से स्पीड ऑफ एयर, इन तीनों को बताता है। इसी से पता चलता है कितने घंटे में पहुंचेगा। और इसके अलावा जैसे मान लो यह इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, यहां का पानी ज्यादा गर्म होता है, जलवाष्प ज्यादा बनता है, तो यहां जो बादल भी बनते हैं क्या है, वह ज्यादा बनते हैं। यहां बनने वाले बादलों का सीधा सीधा संबंध या आने वाले चक्रवात से होता है, वर्षा की मात्रा से होती है। तो जो इक्वेटर के चारों तरफ के जो बादल बन रहे हैं, जब तक इन बादलों का अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो भारत और फ्रांस की एक संयुक्त परियोजना है मेघा ट्रॉपिक्स, मेघा ट्रॉपिक्स इसका नाम है। यह उपग्रह है जिसे भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। ट्रॉपिक्स मतलब भूमध्य रेखा, इक्वेटर का क्षेत्र। मेघा मतलब बादल। कालिदास के बादल संदेश लेके जाते थे। कालिदास ने बादलों को क्या लिखा है, मेघ लिखा है। ठीक, समझ में आ गई बात। ठीक, तो अब यह मेघा ट्रॉपिक जो सैटेलाइट है क्या देगा, इक्वेटर के आसपास बादलों की स्थिति यह है। यानी हमको तीसरा क्या मिल गया, भारत और फ्रांस का संयुक्त रूप से मिल गया मेघा ट्रॉपिक्स। कभी पूछ देगा कि कौन कौन से उपग्रह साइक्लोन के लिए काम करते हैं। यह मेघा ट्रॉपिक्स क्या बनाएगा, भूमध्य रेखा के बादल। क्या बताएगा, भूमध्य रेखा के बादल। तो अगर मान लो आपको पता चल जाए कि इन समुद्रों के ऊपर तापमान, दाब और जलवाष्प की क्या दशाएं है, कितना तेजी से घट बढ़ रहा है, साथ साथ इनकी गति भी क्या है, भूमध्य रेखा के बादलों की स्थिति क्या है, तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान और इसरो मिलकर के इन आंकड़ों का विश्लेषण करके साइक्लोन की चेतावनी जारी कर देते हैं, बता देते हैं सरकार से कि यहां साइक्लोन बन रहा है, यह उड़ीसा के तट से अगले 24 घंटे में टकराएगा, 36 घंटे में टकराएगा। सरकार सावधान हो जाती है। समझ में आ गई बात। तो ऐसा, इसी को कहते हैं साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। भारत के 3 उपग्रहों के माध्यम से, इनसैट 3D, इनसैट 3DR, ठीक, और मेघा ट्रॉपिक्स के माध्यम से, ठीक, साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, समझ गए ना, काम करता है। क्लियर हो गया बात, क्लियर हो गया। आज ग्रुप में बड़ी शांति। अच्छा, आज तूफान पड़ा रहे हैं इसलिए ग्रुप में इतनी शांति है। मैं सोचा ये सब इतने शांत कैसे हो गए।
जहां नाग नागिन नेवला सांप चीता बंदर सब हो शांत कैसे हो गए। तो चलो कोई बात नहीं, तूफान पढ़ा रहे हैं ना, तो तुम लोग शांत रहो, तब ना तुम लोग तूफान मचाओगे। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक, सर पढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? तो इंसर्ट 3D अब ये साइंस टेक में आएगा, कैसे इंसर्ट 3D काम करता है हम सीख लोगे तुम लोग, खोलना बनाना कि कैसे उपग्रह घर में बना देती है तीनों। ठीक, मेगाट्रॉपिक्स भारत और फ्रांस का ज्वाइंट है, इंडिया फ्रांस। समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक, चल भाई लोग, तो यही इससे है, यही बनता है साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। तो आ जाओ, यानी साइक्लोन वार्निंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अब ये तीनों उपग्रह आंकड़े देते हैं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान को, मौसम विज्ञान संस्थान विश्लेषण करता है और फिर तटों पर चेतावनी केंद्र लगाता है, जारी किया जाता है, अगले 36 घंटों में साइक्लोन आने वाला है, तट से नाविक मछुआरे हट जाए। तो इससे 48 घंटे पहले जानकारी मिल जाती है। सामुदायिक रेडियो लगाए जा रहे हैं तटीय क्षेत्र में और टीवी के माध्यम से उन लोगों को सूचना दी जाती है। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, जो आपदा से निपटने के लिए एक विशेषल फोर्स बनाई गई है एनडीआरएफ, इसको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, इस क्षेत्र में लगाया जाता है। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में आश्रय का निर्माण किया जाता है। आश्रय का निर्माण कुछ घर बना के सरकार रखती है, इसलिए रखती है, इस आश्रय का निर्माण इसलिए करती है कि जब चक्रवात आएगा तो तटों से लोगों को हटाएंगे और इन्हीं आश्रय में 5, 7, 10 दिन के लिए रख देंगे, यहाँ खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। चक्रवात चला जाएगा, पुनः मछुआरे ठीक नाव लेकर के समुद्र में घुसेंगे, उनकी लहरों पर गीत गाएंगे। समझ में आ गई बात? साथ साथ तटीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है। मान लो चक्रवात आ गया, लोगों को हटाना है, तो जब गाड़ी सड़क रहेगी तो गाड़ी जाएगी ना, तभी तो ट्रक में भर भर के लाएंगे, खाद्य पहुंचाएंगे, राशन पहुंचाएंगे। तो भारत में चक्रवात से सुरक्षा के लिए काफी काम किए गए हैं और यही काम किए गए हैं। ठीक, क्लियर? तो कमला हैरिस, जो बाइडन, सब लोग समझ गए? चैप्टर समझ में आ गया? बताओ तुम लोग, चक्रवात, तूफान, तड़ित, झंझा सब समझ में आ गया? जल्दी हाथ उठाओ, बताओ तुम लोग। ठीक, बताओ। ठीक, क्लियर हो गया? बताओ भाई लोग, आज का चैप्टर याद हो गया, समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या? ठीक, तो आज भी 2 चैप्टर समझाना था, अगला चैप्टर है सॉइल। ठीक, लेकिन कल समझाएंगे, टाइम में खत्म हो गया। तो आज हमने बात की चक्रवात से सुरक्षा की, फिर हमने बात की साइक्लोन कैसे बनता है, नेत्रोत्र। ठीक, तड़ित झंझा कैसे बनता है, उसमें चक्रवात, ये सब चित्र बनाया। मानसूनी वर्षा, भूमध्य रेखा, थल जल, पवन। तो आज का टॉपिक था हमारा पवन, तूफान और चक्रवात। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ हो गया होगा, याद हो गया होगा। याद हो गया? ठीक, ठीक हो गया? तो चलो दोस्तों, आज की बात इतना ही। नए चैप्टर के साथ कल 2 चैप्टर पढ़ेंगे, आज बड़ा वाला हो गया था। ठीक, तो कल 12:30 पर एनसीईआरटी 7वीं के 9वीं 10वीं चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ठीक, ये बात है, ये जाकर के एक बार रिकॉल कर लेना, याद हो जाएगा। ठीक, चलो तो धन्यवाद। हाँ, पढ़ाएंगे साइंस क्लास, सब पढ़ाएंगे भाई। तू लोग मुझसे पढ़ते रहो, मैं सब पढ़ा दूंगा, तो तुम IAS बन जाओगे तुम लोग, टेंशन मत लो। ठीक, क्लियर? तो मिलते हैं कल 12:30 पर अगली क्लास में। धन्यवाद।